नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 04 2024 का एक नोटिफिकेशन आया है और जिसमें कि आपके सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आपके रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल यानी पैरामेडिकल के जो विभिन्न पोस्ट हैं उसमें आपके रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसीज निकली हुई है। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टार्टिंग के डेट, तो यहाँ पे आपके स्टार्टिंग हो चुके हैं 17/8/2024 से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है यानी इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, ये आपके हैं 16/9/2024 यानी 16 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। और डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। तो आपको यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, अगर आपको कोई गलती हो गया है तो इसका विंडो आपको 17/9/2024 यानी 17 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक आपके यहाँ पे वेबसाइट पे ये विंडो खुली हुई रहेगी, जहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर कोई गलती हुई है। दोस्तों, यहाँ पे पैरामेडिकल के जो विभिन्न पोस्ट निकले हुए हैं, ये कौन कौन से पोस्ट हैं इसको हम लोग देखेंगे। और इस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है ये भी हम लोग देखेंगे। इनिशियल जो पे आपका होगा यानी इनिशियल सैलरी जो होगा आपका, वो कितना होगा, एकदम बेसिक सैलरी आपका कितना होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो आपके पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं, और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ी कितना लगेगा, और फिर उसके बाद जो आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे उसमें आपका एग्ज़ामिनेशन कैसा होगा, किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम दिया जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो वेरियस जो आरआरबी के जो बोर्ड्स हैं उनमें कितनी वैकेंसीज़ हैं किस पोस्ट की, ये हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, आखिर आपको क्या पढ़ के जाना है और एग्ज़ामिनेशन आपको देने हैं। तो सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में आपकी दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए, डाइटिशियन का जो आपके पोस्ट हैं ये आपके लेवल 7 का पोस्ट है। और इनिशियल पे आपको यहाँ पे 44,900 रुपये बेसिक पेमेंट मिलेंगे। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें C2 चाहिए। और एज लिमिट देखिए कितनी होनी चाहिए, 18 साल से 36 साल होनी चाहिए। और ये कब होनी चाहिए 18 साल से 36 साल, ये 1 जनवरी 2025 को होनी चाहिए, 18 से 36 साल। और इसमें टोटल जो आरबीज हैं, मतलब जितने भी इंडिया में जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिला के इसमें 5 वैकेंसीज है, 5 इसमें इस पोस्ट पे वैकेंसी है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की, तो ये भी आपके लेवल 7 के यहाँ पे जॉब है। और आपके बेसिक पेमेंट जो आपको मिलेंगे यहाँ पे 44,900 रुपये मिलेंगे। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपको C1 यहाँ पे चाहिए। और एज लिमिट जो इसमें है ये 20 साल से 43 साल है। और यहाँ पे जो आपके टोटल वैकेंसी है ये 713 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ये आपके लेवल 6 के आपके यहाँ पे जॉब है। और इसमें इनिशियल पे जो आपको मिलेगा ये 35,400 रुपये मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, देखिए ये जो आपके इनिशियल पे दिए हुए हैं ये आपके बेसिक पेमेंट हैं। और इसमें आपके और भी चीज़ जुड़ते हैं, जैसे HRA हो गया, DA हो गया, TA हो गया। तो ये सब मिल के आपकी सैलरी और भी इंक्रीज़ होती है। ये आपके बेसिक पेमेंट हैं। तो यहाँ पे जो आपको ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ये आपको B1 कैटेगरी का चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है ये 21 साल से 33 साल होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है ये 4 वैकेंसीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये आपको लेवल 6 का जॉब है। और यहाँ पे आपको 35,400 रुपये बेसिक पेमेंट मिलेगा, इनिशियल पे मिलेगा। और इसमें आपको B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए।
और एज लिमिट यहाँ पे 18 साल से 36 साल है। और टोटल जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं ये आपके 7 हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेंटल हाइजीनिस्ट, यह यहाँ यहाँ पे देखिए ये भी आपके लेवल 6 के आपके जॉब हैं और यहाँ पे इनिशियल पे आपको मिलेंगे 35,400 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड आपके C2 हैं और यहाँ पे देखिए एज लिमिट आपको 18 साल से 36 साल है। टोटल जो वैकेंसीज है ये 3 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन में आपको देखिए ये जो लेवल 6 का जॉब है और यहाँ पे आपको इनिशियल पे जो मिलेगा ये 35,400 मिलेगा। B1 कैटेगरी आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है। 20 साल से आपके 36 साल होने चाहिए एज। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज हैं ये 20 हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3। इसमें आपको इनिशियल पे जो मिलेगा ये भी आपको कितना मिलेगा 35,400। इसमें जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड हैं ये C1 कैटेगरी के हैं और इसमें जो एज लिमिट है ये 18 साल से 36 साल है और इसमें टोटल 126 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट ये भी आपको लेवल 6 के जॉब है। इसमें आपको 35,400 इनिशियल पे मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये B1 है और एज लिमिट जो है ये आपको 18 साल से 36 साल है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं ये टोटल 27 वैकेंसीज हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे परफ्यूजनिस्ट जो हैं ये आपके लेवल 6 के जॉब हैं। यहाँ पे भी आपको इनिशियल पे 35,400 मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 है और इसमें एज लिमिट 21 साल से 43 साल है। टोटल जो वैकेंसी है ये 2 है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके हैं फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, ये भी आपको लेवल 6 के जॉब हैं और यहाँ पे आपको इनिशियल पेमेंट मिलेंगे 35,400 और C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज लिमिट 18 साल से 36 साल। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये 20 हैं। और फिर आपके जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं यहाँ पे भी आपको इनिशियल पे जो मिलेगा ये 35,400। C1 आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है और 18 साल से 36 साल एज लिमिट है। टोटल 2 ही वैकेंसी है यहाँ पे। कैथ लैब टेक्नीशियन में आपको यहाँ पे देखिए 18 साल से 36 साल होने चाहिए एज लिमिट और टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। फार्मासिस्ट में इंट्री ग्रेड देखिए यहाँ पे आपके C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। 20 साल से आपके 38 साल एज होने चाहिए और 246 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के आपके B1 कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ये आपके लेवल 5 के जॉब हैं जहाँ पे आपको 29,200 रुपये इनिशियल पे मिलेगा और इसका जो एज लिमिट है 19 साल से 36 साल है। और रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की जो टोटल वैकेंसीज है ये आपके 64 हैं टोटल RBCs मिला के, टोटल RRBs मिला के। और यहाँ पे देखिए आपके जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के यहाँ पे टोटल जो 1 वैकेंसी है। तो इसके लिए आपके कोरिजेंडम बाद में फिर से निकले हैं और इस कोरिजेंडम में आपको यहाँ पे जो टोटल 1 ही वैकेंसी है इसको यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो आपके देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है कार्डियक जो आपके टेक्नीशियन हैं यहाँ पे आपको टोटल 4 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के यहाँ पे देखिए आपके टोटल 4 वैकेंसीज हैं। ECG टेक्नीशियन में भी आपको टोटल 13 यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 में आपको टोटल 94 यहाँ पे वैकेंसीज है। फील्ड वर्कर के लिए आपको देखिए यहाँ पे आपको टोटल 19 यहाँ पे वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल जो पैरामेडिकल के यहाँ पे जो वैकेंसी है ये 1,376 यहाँ पे टोटल पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। और देखिए यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जो आपके विभिन्न जो पोस्ट हैं वहाँ पे साइड में आपको दिए हुए हैं कि किस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी होने चाहिए B1, C1 और C2। तो यहाँ पे आपको विज़न स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, तो ये आप देख लेंगे। और उसके बाद देखिए आपके जो यहाँ पे एग्जामिनेशन में फ़ी लगेगा वो कितना लगेगा। देखिए आपको जो कैंडिडेट है, सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कितने लगेंगे 500 रुपीज़ लगेंगे। और देखिए आपको एन अमाउंट ऑफ Rs 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन
सीबीटी। तो देखिए जब आप सीबीटी में अपियर होंगे उसके बाद जहाँ से आपने पेमेंट किया था उसी बैंक अकाउंट में आपको रिफ़ंड हो जाएंगे 400 रुपये। तो आपको इसमें फ़ी रिफ़ंड भी है, 500 रुपये आप पेमेंट करिएगा तो यहाँ पे आपको 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे आपके SC ST के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर PWD हैं, और उसके बाद फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं या फिर माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, EBC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो आपके यहाँ पे फ़ी है, ये आपके फ़ी कितने हैं, 250 रुपये हैं। सेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन CBT। तो देखिए आपके यहाँ पे जो भी चार्जेस हैं, 250 रुपये फ़ी है, ये आपको CBT में अपियरिंग होने के बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपको नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ी एज मेंशन्ड अबव। तो देखिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और मान लीजिए आपने एग्ज़ामिनेशन देने नहीं गए, तो आप CBT में अगर अपेयर नहीं होते हैं तो आपने जो फ़ी दिया है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। फ़ी रिफ़ंड तभी होगा जब आप CBT में यहाँ पे अपेयरिंग होंगे एग्ज़ामिनेशन में। और देखिए यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट जो है फ़ी का, ये आपके ऑनलाइन है और ये आपके इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकती हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपके देखिए यहाँ पे जो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि आखिर आपका सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके ऑनलाइन क्या होंगे, CBT एग्जामिनेशन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। और यहाँ पे देखिए जो आपके CBT होंगे ये आपके सिंगल स्टेज CBT होंगे, मतलब एक ही आपका एग्जामिनेशन होगा आपके सिलेक्शन होने के लिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे तो आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो फिज़िकली जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए यहाँ पे 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके यहाँ पे CBT में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपको कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए ये आपके जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड हैं वहाँ से पूछे जाएंगे। मिनिमम प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं इस नोटिफिकेशन में, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आपके फिर क्या क्वेश्चन होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने GNM किया है और यहाँ पे आपने नर्सिंग के पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जो आपने GNM की पढ़ाई की है वहाँ से आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए आपको जनरल अवेयरनेस से आपको कितना सवाल पूछा जाएगा, 10 सवाल पूछा जाएगा। और उसके बाद देखिए जनरल अर्थमेटिक या फिर जो आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उससे आपको 10 सवाल रहेंगे, यानी मैथ और रीजनिंग मिला के आपको 10 सवाल रहेंगे। उसके बाद जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से आपको 10 सवाल रहेंगे। टोटल जो आपको सवाल पूछे जाएंगे ये 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक को यही पूछा जाएगा जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कोर्स आपने करके रखा है और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के प्रोफेशनल एबिलिटी से आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी ये आपके सेम होंगे। जनरल अवेयरनेस और उसके बाद फिर आपके जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और फिर आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो ये आपके हैं। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्या है कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए।
तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए यहाँ पे देखिए 30% और एसटी के लिए 25%, ये आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस पोस्ट में। और इससे अधिक अगर मार्क्स लाते हैं तो फिर तो आपके मेरिट लिस्ट बनते ही हैं। और कितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो देखिए जितने सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। नो स्टैंड बाय लिस्ट, यहाँ पे कोई भी स्टैंड बाय लिस्ट यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। अब उसके बाद देखिए कि आपके जो डिफरेंट रेलवे के जो बोर्ड्स हैं, उस बोर्ड्स में आपकी कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है ये भी दी हुई है, तो उसको भी देखेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी मिनिमम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में अप्लाई करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, कम से कम आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड nurse and midwifery having passed 3 years course in general nursing and midwifery from a school of nursing or other institution recognized by the Indian Nursing Council। तो देखिए आपको GNM क्या होना चाहिए, GNM यहाँ पे आपको पास होना चाहिए, 3 साल का जो कोर्स है, और ये क्या होना चाहिए, INC से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। या फिर आप BSc नर्सिंग कंप्लीट किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपके जो भी पोस्ट हैं उसके यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपके क्या दिए हुए हैं, आपके जो भी RRB हैं, जैसे RRB अहमदाबाद है, यहाँ पे आपके देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कितने यहाँ पे पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो कितने हैं, टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसीज़ हैं, 20 हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपके यहाँ पे 13 हैं, एससी कैटेगरी में आपके 2 हैं, एसटी में 1 हैं, ओबीसी में 3 हैं और ईडब्ल्यूएस में आपके 1 हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे देखिए अहमदाबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट आपके प्रयागराज जो हैं, RRB प्रयागराज, यहाँ पे भी आपके देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के कितने यहाँ पे आपके वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे आपके बटे हुए हैं DLW, NCR और फिर आपके NR में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, टोटल यहाँ पे 7 हैं DLW में, NCR में आपके 14 हैं और NR में आपके 1 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी के लिए है। तो आपके जो डिफरेंट RRB हैं, यहाँ पे आपके जो डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी CEN नंबर 04/2024, तो ये आपके सिलेबस दिए हुए हैं। और सिलेबस देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आपके नर्सिंग के हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के क्या हैं सिलेबस, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आपको GNM या फिर जो आपने BSc नर्सिंग किया है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ के जाना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन में। आपको एग्ज़ामिनेशन देने से पहले आपको यहाँ पे सिलेबस दे दिया है और ये सिलेबस आपको पढ़ के जाने हैं, यहीं से आपको MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो देखिए यहाँ पे आपको एनाटॉमी पढ़ के जाना है, उसके बाद फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशंस आपको पढ़ के जाने हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ने हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ने हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ने हैं, फार्माकोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके बाद देखिए आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्ट्रिकल नर्सिंग, फिर आपके यहाँ पे है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, उसके बाद देखिए मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो ये आपके सिलेबस है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाने हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। और देखिए सारे के सारे इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया क्योंकि अगर मैं सबको बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने नहीं बताया है। और अगर यहाँ पे किसी को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके देखिए जो जनरल अर्थमेटिक में यानी जो मैथ से आपको सवाल पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और फिर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से यानी जो आपके रीजनिंग से सवाल रहेंगे, इसमें आपको कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। फिर आपके जनरल अवेयरनेस से आपको देखिए कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, तो ये आपके नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपके कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, फिर आपके जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, फिर आपके जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और जो कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड हैं, फिर आपके स्पोर्ट्स, फिर जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, फिर आपको जो जनरल साइंस में सवाल पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से पूछे जाएंगे, ये आपको 10th स्टैंडर्ड के होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स थी जो कि आपकी पैरामेडिकल के जो वैकेंसीज निकली हुई हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा जो यहाँ पे पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली हुई है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स में थी। और दोस्तों अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।